नमस्कार साथियों, मैं केपी सर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम हो, पटवार हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और समझने के लिए और करने के लिए भी बहुत कुछ है इस टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं मूल कर्तव्य की। साथियों, आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तब मूल कर्तव्य नामक कोई भी व्यवस्था या मूल कर्तव्य जैसे कोई भी टॉपिक का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया था। फिर अचानक देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसकी तह तक जाते हैं, इसके इतिहास की बातें करते हैं। आपको ध्यान हो तो हमने राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा था पहले, उसमें एक टॉपिक आया था आपातकाल। राष्ट्रपति की शक्तियों में आपातकाल नामक एक पार्ट हमने किया था, एक अलग ही तरीके से उसको हमने पढ़ा था। तो वहाँ आपने अगर ध्यान दिया हो या आपने पढ़ा हो, उस वीडियो को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो अब तक देश में 3 बार लगा है और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था 25 जून को। तो उस आपातकाल के समय एक आवश्यकता महसूस होती है कि क्या भारतीय नागरिकों का देश के प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या देश के नागरिकों का देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्योंकि ऐसा कुछ नागरिकों के कर्तव्यों या दायित्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया ही नहीं गया था। तो साथियों, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय। तो कांग्रेस पार्टी ने इस कमी को दूर करने के लिए कहा गया था कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी संविधान निर्माताओं की कि मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं किए गए। तो इंदिरा गांधी सरकार ने इस कमी को सुधारने का प्रयत्न किया और जब इनको लागू किया गया था तो एक बात कही गई थी कि जो भूल उस समय संविधान निर्माताओं ने करी थी, आज हमने इस भूल को सुधार दिया है। तो देश में नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां, कुछ एहसास, कुछ कर्तव्य निभाने के लिए, हालांकि हमारे संविधान में हमारे लिए मूल अधिकार रखे गए थे, पर मूल कर्तव्य जैसा कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सवाल ये उठता है कि मूल कर्तव्य क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मूल कर्तव्य। साथियों, आपको बता दूं, मूल कर्तव्य की परिभाषा सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। मैं आपके सामने अपने शब्दों में एक हल्की सी परिभाषा लेकर आया हूं, ध्यान देंगे। परिभाषा क्या है? मूल कर्तव्य कहते किसे हैं? परिभाषा। साथियों, बहुत छोटी सी परिभाषा अपने शब्दों में रखने की कोशिश करता हूं। देश के प्रति नागरिकों के दायित्व, देश के प्रति नागरिकों के दायित्व जो होते हैं उन्हें ही हम मूल कर्तव्य कहते हैं। परिभाषा समझेंगे, क्या है मूल कर्तव्य? देश के प्रति नागरिकों के दायित्व ही मूल कर्तव्य कहलाते हैं। मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं कि हमारे संविधान में नागरिकों के दायित्व कर्तव्यों का उल्लेख किसी प्रकार से नहीं किया गया था। तो देश के प्रति नागरिकों के दायित्व ही मूल कर्तव्य। आपातकाल के समय जब ऐसी चर्चा चली, जब ऐसी बात उठी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? एक समिति का गठन किया और समिति का नाम रखा गया, आपसे सवाल पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे? तो साथियों ध्यान देंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक समिति बनाई गई सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और इसी के नाम से यह समिति जानी जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को यह दायित्व सौंपा गया कि वह यह तय करे कि कैसे मूल कर्तव्य रखने हैं, क्या करने हैं, इनका लॉजिकल क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, किस तरीके से कार्य करेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में क्या शामिल किए गए? मूल कर्तव्य। अब यहां समझने लायक बात क्या है? देखिए, मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अध्ययन करने के बाद जो आज के दिन भारतीय संविधान में आते हैं, वो हमने उठाए कहां से हैं? वो हमने उठाए थे सोवियत
रूस के पूर्व, जो आज का रूस है उससे पहले वाला जो रूस था, जो सोवियत रूस हुआ करता था, उसके बाद जब उसका विघटन हो गया था, तो विघटन से पहले वाला जो रूस था वो सोवियत रूस कहलाता है। आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, 9 देशों के संविधान से कहीं ना कहीं हमने कुछ प्रेरणा ग्रहण की है। इसके अलावा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये भारतीय संविधान का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो साथियों, हमने जो मूल कर्तव्य जो ग्रहण किए हैं, मूल कर्तव्य का जो विदेशी स्रोत है वो है भारतीय संविधान में सोवियत रूस का संविधान। तो सोवियत रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य उठाए, अध्ययन किया उनका, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको संविधान में लागू किया, रखने का कार्य किया। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यहां पे इसकी दो बातें करते हैं। पहली बात तो ये, आपसे सवाल पूछे कि कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश करी थी। साथियों आपको बता दूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह कहा था कि 8 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए जाएं। कितने? 8 मूल कर्तव्य शामिल किए जाएं। लेकिन जब शामिल किया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा, तब इनकी संख्या कितनी कर दी गई थी? 10 कर दी गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने के लिए कहा था? 8 के लिए कहा था, लेकिन शामिल किए गए तब संख्या 10 थी। दूसरा जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो मूल कर्तव्य की लिस्ट बना के सरकार को सौंपी थी, उनमें ये कहा था कि कर अदा करना, कर अदायगी, ध्यान देंगे, कर अदायगी, कर अदा करना नागरिक का एक प्रमुख मूल कर्तव्य होना चाहिए और इसको मूल कर्तव्य में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों आपको बता दूं, जब शामिल किया गया तो कर अदायगी जैसा मूल कर्तव्य कोई नहीं रखा गया था। मैं आगे डिटेल से चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ कि 11 मूल कर्तव्य जो हैं आज के दिन कौन से हैं। 10 शामिल किए गए थे, 11वां कब बना। पहले हम केवल बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको शामिल किया गया। समिति ने सिफारिश करी थी 8 मूल कर्तव्यों की, लेकिन लागू किया गया तो संख्या इनकी हो गई थी 10। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या मूल कर्तव्य आपके पास रहेंगे, क्या सारी चीजें हैं, तो आप समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, कह रहा हूं कि मूल कर्तव्य जो हैं, आपसे सीधे सवाल और जवाब कैसे हो सकते हैं उसी तर्ज पर हम बात करते हैं। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछे कि मूल कर्तव्यों का स्रोत क्या है, यह आपसे पूछ सकता है कि कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए हमने, तो आप बता देंगे सोवियत रूस के संविधान से। एक सीधा सीधा सवाल है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर किया गया है, आपका जवाब हो जाएगा सोवियत रूस के संविधान से। साथियों अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में इनका उल्लेख कहां है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 तक जो चीजें थी वो तो मूल में आ जाएंगी। बहुत बार देखो एक सवाल आपके सामने आता है कि ये मूल में है या नहीं है, मूल में था तो कैसा है। ये बहुत बार आपके सामने एक समस्या आती है कि किस किस को याद रखें। तो आपको एक बहुत अपनी तरफ से मैं अपना लॉजिक आपको दे रहा हूं कि यदि आपको कोई भी टॉपिक के साथ, किसी शब्द के साथ संविधान संशोधन शब्द मिल जाए, क्या मिल जाएगा आपको? संविधान संशोधन शब्द मिल जाए, तो साथियों समझ लेना कि ये मूल का हिस्सा नहीं था, कहीं न कहीं बाद में जोड़ा गया। ओरिजिनली जो संविधान था, मूल जो संविधान था, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद जो कुछ हमने जोड़ा वो संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली सीधे मूल संविधान नहीं कह सकते। तो आपसे पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देके पूछेगा, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, निम्न में से कौन सा एक मूल संविधान में शामिल था, ऐसे सवाल पूछे, या निम्न में से कौन सा एक मूल संविधान में शामिल नहीं था। जैसे मान लो ये पूछ ले कि कौन सा एक मूल संविधान में नहीं था, आपको देगा मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, कोई भी 4 नाम देगा। अब देखो शब्द एक जैसे, मूल कर्तव्य भी एक जैसा ही आ रहा है, मूल अधिकार भी एक जैसे ही आ रहे हैं। तो आप यहां बिल्कुल घबराना नहीं है, जिस भी शब्द के साथ संविधान संशोधन शब्द जुड़ा हो, कहीं ना कहीं वो मूल का हिस्सा नहीं था। जिस चीज के, अब ये टॉपिक मत समझ लेना, टॉपिक पूरा टॉपिक अगर संविधान संशोधन से बना है
तो वो नहीं हो सकता। जैसे मान लो राष्ट्रपति के साथ संविधान संशोधन तो बाद में जुड़े गए हैं, बहुत सारे शब्द हमने जोड़े हैं, बहुत सारी चीजें हमने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन करके जोड़ी है। तो क्या राष्ट्रपति मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति तो था ही ना, उसके बाद के जो चीजें उसमें हमने जोड़ी हैं, उनमें जो संशोधन हमने किए वो हम नहीं कह सकते कि मूल में थे या नहीं थे। तो आप ध्यान देंगे, मूल कर्तव्य जो है ये तो थे ही नहीं मूल संविधान में, इनका तो उल्लेख ही नहीं था। ये तो पूरा ही टॉपिक हमने कब जोड़ा? तो बाद में जोड़ा। तो सवाल ये है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अब सवाल ये है कि जब बाद में जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा, तो इनके लिए एक नया भाग जोड़ा गया था। नया भाग, और वो जो नया भाग जोड़ा गया था वो था 4K। इसको आप 4A कह सकते हैं या 4K कह सकते हैं। तो दो सवाल हो गए, कहां से लिए? सोवियत रूस के संविधान से। नया भाग कौन सा जुड़ा है, इसका उल्लेख कहां है? आप ये कह सकते हो उनका उल्लेख तो 4K में किया गया। इसके बाद साथियों आपसे बात पूछें, अगला सवाल आपके सामने रखूं तो ये आ जाएगा कि अनुच्छेद, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों में बटा हुआ है। अनुसूचियों में अलग अलग चीजें रखी गई हैं, भागों में अलग अलग एक एक नाम देके इस भाग में ये, जैसे भाग 1 जो है उसको हम कह सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 जो है उसमें जैसे नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 जो है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और साथियों भाग 4 जो है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जो राज्य के दायित्व है। अब यहां आप ध्यान दें, राज्य के दायित्वों का उल्लेख है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया था। तो नया भाग 4K जुड़ा। अब सीधा सीधा साहब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको एक सवाल आएगा कि भाई भाग 4 अगर जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संविधान संशोधन से तो जोड़ा ही गया होगा। तो यहां नया एक जो भाग 4K जुड़ा है, संविधान संशोधन कौन सा था? तो यहां मैं लिख रहा हूं अगला नाम, संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये आपको बताना है। तो आप यहां बताएंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में कंप्लीट हुआ था। साथियों इस संविधान संशोधन की एक खास बात आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, कई सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए थे, इसलिए इस संविधान को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। कई सारी चीजें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ। 3 सवाल हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि समिति जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? यहां पे से पूछेगा, 4 समितियों के नाम देगा कि जैसे मान लो मूल अधिकारों की बात कर ले, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर ले, बहुत सारी चीजें हैं, किस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ। तो आपसे पूछेगा जैसे पंचायती राज में कई सारी समितियां हम पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। तो समिति कौन सी बनाई, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। अब सवाल यह है कि इनकी न्यायिक प्रकृति कैसी है? न्यायिक प्रकृति, अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि न्यायिक प्रकृति से मेरा उद्देश्य क्या है, या संविधान में जब शामिल किया गया तब इनका उद्देश्य क्या रखा गया था। तो न्यायिक प्रकृति में 2 चीजें आती हैं, वाद योग्य हैं या नहीं है, और मूल कर्तव्य जो है वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य जो है वो साथियों वाद योग्य नहीं है। तो देखना, ये मूल कर्तव्य जो है वो वाद योग्य नहीं है। अब यहां थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। अगर सीधा सीधा सवाल है कि क्या मूल कर्तव्य वाद योग्य हैं, तो आप बता देंगे वाद योग्य नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये कभी वाद योग्य नहीं हो सकते, क्या ये वाद योग्य हो ही नहीं सकते, तो आपका जवाब होगा कि सामान्यतः मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है,
लेकिन यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं, यदि आप इनके विपरीत जाकर कार्य करते हैं तो ये वाद योग्य हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे वाद योग्य, आगे चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं, आप यहां से ध्यान हटाएंगे। अब इनके बाद बात करते हैं प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है साथियों, सामान्यतः एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। साथियों आपको यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है वो खुद तो हारता ही हारता है, साथ वालों को भी हरा देता है। यदि आपके साथ, यदि आप जिस सफल होना चाहते हैं और आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप जिस ग्रुप में रहते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, यदि उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीजें परेशान करेंगी, नकारात्मकता की तरफ लेके जाएंगी। इसलिए मेरी माने तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे दोस्तों को तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने कहानी सुनी होगी, खरबूजों के देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप मेरी बात पे गौर करें और प्रयोग करें इस बात का, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यदि आप ऐसे दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं जो बहुत हार्ड वर्कर हैं, तो या तो कुछ समय बाद आप उस ग्रुप को छोड़ देंगे या कुछ समय बाद आप भी बहुत बड़े हार्ड वर्कर बन जाएंगे। आप ऐसे ग्रुप में रहते हैं जो आलसी हैं, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपका ग्रुप आलसी बन गया। आपका किसी ऐसे 2 4 5 दोस्तों के साथ आपने रहना शुरू कर दिया, ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया जो आलसी प्रवृत्ति के हैं, तो या तो कुछ महीने बाद वो बदल जाएंगे या कुछ महीने बाद आप भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दें, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग यदि आपके आसपास हैं तो उनको तुरंत छोड़ दें, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति हमेशा नकारात्मक होती है। वो हर चीज में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो आपको बहुत आगे लेके जाती है। सकारात्मकता जो वो जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज का ध्यान दें। तो प्रवृत्ति इनकी क्या है, सकारात्मक है, क्योंकि इन पर हमने सामान्यतः वाद विवाद की बातें नहीं रखी, और वाद विवाद जहां नहीं होगा वहां सजा जैसा कोई प्रावधान भी नहीं होगा, और सजा जैसा प्रावधान नहीं होता तो वो प्रवृत्ति क्या मानी जाती है, सकारात्मक मानी जाती है। तो इनकी प्रवृत्ति जो है वो क्या मानी गई है, सकारात्मक। साथियों हमने 6 सवाल लिखे हैं। स्रोत कहां से है, सीधा सीधा जाएगा, सोवियत रूस के संविधान से लिया गया। नया भाग 4 कै जोड़ा गया। अब यहां एक चर्चा मैं आपसे और करता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, भाग 3 जो है वो 12 से 35 तक है, और भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक है। अब 5 जो है वो 52 से लेके 151 तक है, जिसमें संघ सरकार का उल्लेख हमने पढ़ा भी था। लेकिन ये जो भाग 4 जो है ये 51 तक समाप्त हो गया। नया भाग हमने जोड़ा 4 का। तो यहां मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद की। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो यहां आप देखेंगे कि एक ही अनुच्छेद है और वो है 51A। इस 51A में ही आगे किसका उल्लेख किया गया है, सारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 51A अनुच्छेद जोड़ा, नया भाग 4 कै जोड़ा, क्योंकि 4 तक तो अपने मूल नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख था जो राज्य के दायित्व है। तो अब देखो 7 सवाल हो गए। क्या क्या सवाल पूछेगा, पुनः दोहरा रहा हूं, आप यहां देखेंगे जवाब देंगे। सोवियत कहा, सीधा सीधा सवाल आएगा। आज तक जो सवाल पूछे गए वो ऐसे ही पूछे गए। फिर जो बाद में पूछे गए वो अगली प्रवृत्ति के सवाल हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सोवियत रूस के संविधान से लिए गए, नया भाग जोड़कर 4 कै में रखे गए, अनुच्छेद 51A में जिसको 51 कै कहेंगे। संविधान संशोधन कौन सा रखा गया, किससे जोड़े गए, तो 42वां कब हुआ, 1976 में हुआ। समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पहले ही बता चुका हूं कितने कर्तव्यों की सिफारिश करी थी, 8 की शामिल कितने किए गए थे, 10। तो कुल मूल कर्तव्य 10 शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने, 10 कर्तव्य शामिल किए गए। आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, 10 कर्तव्य शामिल किए गए। न्यायिक प्रकृतिवाद युग नहीं है, प्रवृत्ति सकारात्मक है। लेकिन साथियों आगे की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि संख्या, मूल कर्तव्यों की संख्या जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू की गई तो कितनी थी, 10। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या मूल कर्तव्यों की कितनी है, तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, बोले सर इनकी वर्तमान संख्या है 11।
अब ये 11वां मूल कर्तव्य कब आया, कहां से आया, किस संशोधन से जोड़ा गया, तो देखना कि एक नया संविधान संशोधन हुआ है 86वां 2002 में, और इस 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51 टय में। 51 कै से आगे विभाजित 10 करेंगे, 11वां 51 टय में जोड़ा गया कि 6 से क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता, जानकारों और रिश्तेदारों, यानी कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि कहीं भी कोई 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा आपकी निगाह में है, आपकी जानकारी में, भले ही वो आपका बेटा नहीं है, भले ही वो आपका रिश्तेदार नहीं है, भले ही वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे परिभाषा पे पुनः लेके चलता हूं, देश के प्रति नागरिकों के जो दायित्व हैं वही तो क्या है, हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो कैसा भी कोई बच्चा क्यों ना, अगर आपकी निगरानी में है, आपकी नजरों के सामने है कि ये वो बच्चा है जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है और पढ़ने स्कूल नहीं जा रहा है, तो साथियों आपका भी ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को आप स्कूल भेजने का कष्ट करें। ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। साथियों रीट का टेट का जो एग्जाम हुआ था पहला, उसमें एक सवाल भी पूछा गया था यहां से लेके कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, और आपको बता दूं कि इस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। दो चीजें हैं, जब शामिल किया गया या पूछ ले तो 10 बताएंगे, या पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी थी तब 10 बताएंगे, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तब संख्या कितनी थी तब 10 बताएंगे। लेकिन अगर यह पूछ ले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने के लिए कहा था, तो आपको उत्तर बताना है 8, और आज के दिन पूछ ले तो कितने हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए। अब थोड़ी सी जो चर्चा कर रहे हैं, इनको प्रभावी बनाने के लिए कई बार समितियां बनी हैं, जैसे आपसे पूछेगा ईरानी समिति का संबंध किससे है या वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे कि इन दोनों समितियों का संबंध भी किससे है, मूल कर्तव्यों को और बेहतर बनाने से। अब सवाल ये उठता है, थोड़ी सी जो एक चर्चा मैंने आपके साथ छोड़ी थी वो ये थी कि मूल कर्तव्य जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन क्या ये वाद योग्य हो ही नहीं सकते? तो चर्चा करते हैं कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं, वाद योग्य होंगे या नहीं होंगे। हम और आप मिलकर देश के प्रति कैसे उन मूल कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करेंगे, तो सुनेंगे, देखना। अगले अपन 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। मैं 11 मूल कर्तव्य बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पे बात करते चलते हैं। पहला मूल कर्तव्य रखा गया है, ये भाषा थोड़ी हूबहू नहीं है, किताबी भाषा, सारांश वही है, ये मैंने अपने तरीके से लिखने की कोशिश करी है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य। अब देखो, संविधान का पालन करना, संविधान के नियमों के अनुसार चलना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का पालन करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य, हमारा मूल कर्तव्य है। जैसे आज के दिन आपने सिनेमा में मूवी देखने गए हो, तो सबसे पहले शुरू में जब हम मूवी शुरू होती है तो उससे पहले एक गाना आता है, उस गाने का इतना सम्मान है हमारे देश में कि हम सब खड़े होकर उस गाने को गाते हैं, उस गीत को गाते हैं जो देश का गीत है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग वहां फिर भी बैठे रहते हैं। क्या कभी उन पर मुकदमा हुआ है? क्या कभी उन पर सजा हुई है? नहीं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इन कर्तव्यों का पालन करें, ये आपके दायित्व हैं, और दायित्व को कभी बाध्य नहीं बनाया जाएगा, दायित्व को बाध्य नहीं बनाया गया। आपका दायित्व है, आप करें या करें। जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा दायित्व है, करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिला, आपने उनके सामने नमस्कार नहीं किया, तो क्या आपको सजा हो जाएगी? नहीं ना। तो यहां पे आप समझेंगे बात को कि सम्मान करना। अब मान लो किसी ने राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्रगीत का अपमान किया है, तो आपको विवाद में जरूर फंसाया जाएगा, तो आप पे विवाद जरूर दर्ज होगा। इसलिए सामान्यतः वाद योग्य नहीं है। लेकिन पुनः दोहरा रहा हूं, मूल कर्तव्य सामान्यतः वाद योग्य नहीं है, लेकिन यदि इनका उल्लंघन होगा, इनके विपरीत जाओगे, तो ये वाद योग्य हो सकते हैं। बहुत सारे विवाद हुए हैं, आपको बताने की जरूर नहीं है, बार बार सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना एक नैतिक है। अब यहां
और अगर हम चर्चा करें तो कर्तव्य दो प्रकार के हैं, एक तो नैतिक मूल कर्तव्य है और एक आचरणगत मूल कर्तव्य है। नैतिक है ये, आप प्रेरित कर सकते हैं नैतिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए, लेकिन देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हम इस चीज को करते हैं। जैसे आंदोलन होते हैं बार बार किसी चीज को लेकर, किसान आंदोलन हो गया, ये बेरोजगारी आंदोलन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका ये कर्तव्य कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने का कोशिश, प्रयत्न आप करें। जैसे मान लो आप किसी सुदूर क्षेत्र से भ्रमण कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आतंकवादी मेरे शहर पे हमला करने वाला है, यदि मैंने इसको अब नहीं रोका तो मेरे शहर पे ये पक्का हमला कर देगा। आपके सामने कई ऑप्शन है। अब आपसे मैं चर्चा करूं तो आपके सामने जब ऐसे सवाल आएंगे, सिचुएशन बना के, कंडीशन बना के, आपके सामने एक समस्या बनाकर जो सवाल पूछेगा, तब यहां देखना कि कर्तव्य निभाने का तरीका सबका एक जैसा नहीं हो सकता। आपके सामने मैं एक सवाल रख रहा हूं, आप सुनना इसको और फिर जवाब देने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक सवाल रख दिया गया कि शहर पे आतंकवादी हमला होने वाला, मिसाइल से हमला करने वाला आतंकवादी, एक कंडीशन है आपके सामने, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप किसी क्षेत्र से भ्रमण कर रहे हैं, सुदूर क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं और वहां पे आपने देखा कि कुछ आतंकवादी मिसाइल से हमला करने वाले हैं। आप ऐसे में क्या करेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन रखेगा। आप पुलिस को सूचना देंगे, आप दोस्तों को सूचित करेंगे, आप उनको, आतंकवादियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, या जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ाई करेंगे। तो साथियों, अगर हम सामान्यतः करें तो समझाने का प्रयत्न भी हो सकता है, पुलिस को भी सूचित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि कंडीशन ये है कि वो मिसाइल से हमला करने वाले हैं, तो पहली बात तो है कि आतंकवादी समझ ही नहीं सकते, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ये कि आप पुलिस को सूचित करके, पुलिस बुलाने से पहले अगर हमला हो गया तो आपका कर्तव्य पूरा नहीं होगा, तो वो भी नहीं हो सकता। दोस्तों को बुलाने का तो कोई तरीका ही नहीं है, तो आप उनकी अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे भिड़ जाओगे, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। तो यहां आप ध्यान दें। लेकिन अगर इसी चीज को हम बदल लें, इसी सवाल को थोड़ा सा बदल लें कि आप वही जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कुछ आतंकवादी हमले का प्लान कर रहे हैं, ऑप्शन चारों वही हैं, कुछ आतंकवादी हमले का प्लान कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप वहां रहेंगे, निगरानी करेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे। जब तक कि पुलिस ना आ जाए आप पुलिस को सूचना देते रहेंगे। इस बार आपको भिड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लानिंग तो आपको मारने के बाद भी हो सकता है, लेकिन जब हमला होने वाला था तब आप पुलिस को बुलाने का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसी कहानियां आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। यही हमारा देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, यही हमारा देश की रक्षा करना, बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करना जैसा कार्य है। भाषा, धर्म आदि से परे एक समाज की स्थापना करना, भाषागत समाज नहीं बनाना, अलग अलग भाषाओं के आधार पर अलग अलग भेदभाव वाला समाज नहीं बनाए, धर्म के आधार पर हमें नहीं बनाना, क्योंकि भारतीय जो संविधान में देश का जो वर्णन किया गया, भारत में जिस राज्य का वर्णन किया गया, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थात हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। राज्य के, भारत में संविधान में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ये सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला मूल कर्तव्य संस्कृति का महत्व है। हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसका महत्व हमें रखना है। सनातन परंपराओं के साथ जीते हुए हमें रखना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, जैसे यहाँ पे कई सारी चीजें आएंगी, नदियां हैं, झीलें हैं, वन्य जीव हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, अब ये एक नैतिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम नहीं अपना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य ये था कि आप अंधविश्वास में ज्यादा भाव ना दें, आप नियम जो बनाए गए हैं उनका, परंपराओं का पालन करें। मैं ये नहीं कह रहा, संविधान ये नहीं कह रहा कि आप अपने धर्म को भूल जाएं, लेकिन ऐसी चीजों का जैसे पालन ना करें जो आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती हैं, अंधविश्वास से जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच वही फिर नकारात्मक सकारात्मक वाली बात आ जाएगी। एक गिलास आपको किसी ने, आपने पानी मांगा, आपको किसी ने आधा गिलास पानी का दिया। अब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उसके सामने क्या रिएक्शन करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सिंपल व्यक्ति हैं, एक साधारण से व्यक्ति हैं, तो आप उसको थैंक यू बोल देंगे। अगर आप नकारात्मक हैं तो आप बोलेंगे कि अरे यार आधा ही गिलास पानी का भर के लाया। अगर तो आप बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं तो आप सोचेंगे गिलास तो भरा तो पूरा ही है, आधा पानी से और आधा हवा से भरा हुआ है। ऐसी सोच की हमें आवश्यकता है। यही हमारा क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, हिंसा अहिंसात्मक समाज का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार देश में किसी बात को लेकर बवाल हो जाता है
और सार्वजनिक संपत्तियों की नुकसान किया जाता है। जैसे दिल्ली में दंगे हुए, बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ट्रेनें जला दी गई, बसें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, पटरियां उखाड़ दी गई, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं। CAA का विरोध हुआ, बहुत सारी जगह ये हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। ये हमें नहीं करना है। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत, क्योंकि जैसे जब हम कार्य करते रहेंगे, जितना हम अच्छा करते रहेंगे उतना ही देश अच्छा होगा। हम बढ़ेंगे तो ही देश बढ़ेगा। साथ ही एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, हम कैसे करेंगे, हम बढ़ेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा, समझने का प्रयत्न करेंगे आप लोग। भारत को युवाओं का देश कहा जा रहा है, तो क्या गूगल सर्च करने पर भारत आपको युवा दिखाई देता है? नक्शा तो वही दिखाई देगा भारत को। बोलेंगे भारत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या भारत फैलता जा रहा है? क्या चीन को हमने दबोच लिया है? क्या पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा? इतना फैल थोड़ी गया भारत, ऐसा नहीं है। ये बातें हैं, ये कहने के बातें हैं कि हम लोग वृद्धि करें, हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में औसत आयु के वर्ग के व्यक्ति जो है वो 40 साल के, ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो 40 साल के कम के हैं, या 1% के बाद हमारे देश में युवा ज्यादा है, इसलिए भारत को युवाओं का देश, युवा महाशक्ति कहा जा रहा है। अंतिम जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता, रिश्तेदार, जानकारों का ये कर्तव्य है कि वे बच्चे को स्कूल भेजें। ये अपने 11 मूल कर्तव्य थे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो आपके सामने याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं। दूसरा साथियों, आपको मैं एक विशेष सूचना और दे दूं, आप कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, हम अपनी तरफ से टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे मैं जैसे जब भी 9 बजे क्लास शुरू करता हूं तो अपना एक टॉपिक लेके आता हूं। कई बार टॉपिक, जैसे पिछले वाला अपना राष्ट्रपति का कई 4-5 पार्ट में चला, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि सर आप उस टॉपिक पे प्रकाश डालिए, या यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में और अधिक बताया जा सकता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।